बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, कुछ अच्छे सवाल आज हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं। जो सवाल है उसमें कहा जा रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 250 मीटर, ठीक है। और नीचे स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस? स्मूथ। यहां पर एक आइडियल स्ट्रीम, एक आइडियल पुली से ऐसे पास कर रहा है और यहां पर एक एम मास का ब्लॉक हैंग कर रहा है और इसके ऊपर एक पर्सन है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस पर्सन का मास है 2m, ठीक है। पर्सन का मास है 2m। अच्छा, प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ लो। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो सवाल लिखें, एज सोन इन फिगर plank is kept on smooth surface. Plank is kept on smooth surface. आगे लिखिए, it is just prevented to slip while running man on the plank. आगे लिखें, man start from rest running from A to B. Man start from rest from A to B. Time taken by man for its motion A to B. Time taken by man for its motion from A to B. राइट? क्वेश्चन भले समझ लो अच्छे से। कह रहे हैं ये पर्सन इस प्लेटफॉर्म पे जब भागता है तो ये प्लेटफॉर्म स्लाइड होने से बच गया। देखो ये कैसे बचा होगा, जरा एक बार बताओ। अच्छा, हम लोग ऐसे चलते हैं, अगर मैं राइट जा रहा हूं तो बताओ मेरे पैर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मेरे पैर पे किधर लग रहा होगा? मैं जा रहा हूं राइट, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट ना कहना, फ्रिक्शन भी किधर? राइट। क्योंकि मैं अपने पैर से स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे क्रिएट करता हूं। मैं अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारता हूं। अगर यहां स्मूथ सरफेस होता तो मैं पीछे स्लाइड कर जाता ऐसे, लेकिन बताओ अगर फ्रिक्शन है तो मेरे पैर पर फ्रिक्शन, स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे, फ्रिक्शन आगे। सच बात तो यह है कि अगर मैं ग्राउंड पर आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे आगे ले जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। और वो भी कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैं चलते समय स्लाइड नहीं कर रहा हूं। राइट? तो जब पर्सन अगर रोड पे चलता है और वो राइट जा रहा है तो समझ जाओ पर्सन के पैर पर रोड से जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक लगता है और राइट ही लगता है। क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि हम चलते समय स्लाइड थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, अगर हम अपने पैर को ऐसे घसीटें, ऐसे स्लाइड कराएं, तब लगेगा कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। लेकिन अगर हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम बताइए स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे क्रिएट करते हैं और हमें उसके रिएक्शन के फॉर्म में हमारे पैर पर ग्राउंड से फ्रिक्शन स्टैटिक आगे की तरफ लगता है, फॉरवर्ड। तो ध्यान दीजिए, ये पर्सन देखिए इस प्लेटफॉर्म पे भागना शुरू कर रहा किधर? राइट। तो इस पर्सन के पैर पर स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा किधर? राइट। और उसका रिएक्शन इस प्लेटफॉर्म को मिला होगा किधर? लेफ्ट, स्टैटिक। ये वाला देखो वाई प्लैंक ऑन मैन है, ये वाई प्लैंक ऑन मैन। और ये वाला जो है, ये बताओ वाई मैन ऑन प्लैंक। क्लियर? और बताओ ये रुक गया तो कैसे रुका होगा? देखो नीचे इस पे लग रहा होगा mg, इधर आया टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन। ये टेंशन चाहता था ये प्लेटफॉर्म राइट चला जाए, तो बताओ प्लेटफॉर्म ने नीचे देखा स्मूथ है तो यहां से तो आवाज आएगी सॉरी हम आपको नहीं रोक सकते। तो पर्सन जैसे इस पे भागने लगा तो पर्सन के पैर पर फ्रिक्शन आगे स्टैटिक और उसका रिएक्शन इस प्लेटफॉर्म को मिला किधर? लेफ्ट।
तो बताओ इस एफएस ने इस टी को क्या कर लिया, बैलेंस, और ये प्लेटफॉर्म करने लगा मैं तो रुक गया। अच्छा, अगर प्लेटफॉर्म रुक गया तो ये ब्लॉक भी हवा में लटका रहेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। बताइए प्लेटफॉर्म का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और बताओ ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। लेकिन ये पर्सन बताओ इस प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और इसको बताओ एक्सेलरेट कराने वाला कौन है, फ्रिक्शन। वो भी कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ये पर्सन इस प्लेटफॉर्म पर राइट साइड भाग रहा है, राइट साइड रन कर रहा है, तो पर्सन के पैर पर फ्रिक्शन भी किधर लग रहा होगा, राइट साइड। क्लियर। चलो भाई एक एक करके बात करें। हमें सवाल क्या, सवाल में निकालना कि इस पर्सन को ए से बी तक यानी 250 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो भाई एक एक करके बात करें। सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एफबीडी ऑफ ब्लॉक, बताओ बेटा एफबीडी ऑफ ब्लॉक। अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसका देखिए, तो आप कह रहे हैं कि सर इस पर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, और ये रुका हुआ है। अच्छा ये क्यों रुका है, क्लियर है ना, क्योंकि सवाल में कहा गया प्लेटफॉर्म रुका है, और प्लेटफॉर्म तभी रुक सकता है जब ये रुके, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो प्लेटफॉर्म राइट चला जाएगा। तो बताओ अगर प्लेटफॉर्म को रुकना है तो ब्लॉक को भी रुकना पड़ेगा, तो T बराबर mg। ये हमने इक्वेशन बना ली कहां से, ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से। अब आप जरा प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्लैंक। प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो अगर हम प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये बताओ प्लैंक पर इधर लग रहा है टी, और नीचे देखो कैसा है, स्मूथ, और इस पर देखो इधर की तरफ लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन प्लेटफॉर्म पर, और ये अगर स्लाइड होने से बच गया एक्सेलरेशन 0। तो बताओ यही टी बराबर किसके आ गया, एफ एस, और वही टी किसके बराबर था, एम जी के। तो ये एफ एस और टी एम जी के बराबर हो गया। अच्छा चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो टी बराबर आया एफ एस और टी बराबर एम जी था, इसका मतलब एफ एस विल बी इक्वल टू एम जी। अब ठीक है, अब आओ, अब अगर हम बात करें इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। पर्सन से पूछा हमने कि आप बताइए आपका क्या हाल है। तो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर मेरे पैर पर आगे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो निकल चुका है कितना, और मैं आगे की तरफ ही एक्सेलरेट कर रहा हूं, और मेरा मास है 2m। तो बताओ हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, एफ एस ने 2m मास के पर्सन को ए से एक्सेलरेट किया, और एफ एस बताओ बेटा कितना है, एम जी बराबर 2m इंटू ए। तो m से m कैंसिल, तो यहां से बताओ a बराबर g/2 आ गया, और g/2 का मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर इस पर्सन को इस प्लेटफॉर्म को स्लाइड होने से बचाना है तो ये पर्सन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट साइड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होगा। और बताओ ये जैसे ही ये पर्सन 5 से भागेगा हम देखेंगे ये प्लेटफॉर्म स्लाइड होने से बच गया, राइट। अब बताओ इस पर्सन को ए से कहां तक जाना है, बी तक जाना है, कितना मीटर जाना है, 250 मीटर। तो अगर हम इक्वेशन लिखें एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बताओ बेटा एस की जगह कितना, 250 मीटर, यू देखो 0 है, सवाल पढ़ो कहा गया ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, शुरुआत में ये रेस्ट था। हाफ एक्सेलरेशन बताओ अभी अभी आया 5, और टाइम हमको निकालना है। तो बताओ 5 से काटो 50 इंटू 200, टी स्क्वायर बराबर 100, तो टी आ गया बेटा देखो 10 सेकेंड, ये हमारा आंसर, टी की वैल्यू हो गई 10 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो हमें इस सवाल को बताने का मेन मकसद देखो हमारा क्या है कि अगर मैं राइट जा रहा हूं तो मेरे पैर पर फ्रिक्शन भी राइट लग रहा है, और कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक।
क्योंकि जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं तो हम अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं और रफनेस की वजह से मेरे पैर पर रिएक्शन के फॉर्म में फ्रिक्शन आता है जो मुझे आगे मूव कराता है, आगे एक्सेलरेट कराता है। आई थिंक क्लियर? नोट करो बेटा। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब कर दिया जाए। चलिए, अब अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो देखो इसी तरीके से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहूं यहां पर एक बैज है, एक बैज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, यहां पे रफ सरफेस है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं यहां रफ सरफेस है, इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन अनलिमिटेड है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। अगर मैं म्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूं, केवल रफ बोल रहा हूं, इसका मतलब यहां फ्रिक्शन अनलिमिटेड है। अब देखना, इसके ऊपर एक पर्सन यहां पर ऐसे इस बैच पर ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और मान लो ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ऐसे। तो सवाल लिखिए, ए मैन इज रनिंग, क्वेश्चन लिखिए, ए मैन इज रनिंग ऑन द रफ वेज, ए मैन इज रनिंग ऑन द रफ वेज, यहां पे भी फ्रिक्शन है, पर्सन और बैच के बीच में भी फ्रिक्शन है। ए मैन इज रनिंग ऑन द रफ वेज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए अपवर्ड, with constant acceleration a upward without any sliding, without any sliding। ठीक है, आगे लिखें, बैज इज ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बैज इज ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड नॉट स्लाइड ऑन द प्लेन, एंड नॉट स्लाइड ऑन द प्लेन, और ये जो बैज है वो प्लेन पर स्लाइड नहीं कर रहा है। बैज is on the rough horizontal surface and not slide on the plane, then acting static friction, then acting static friction on the badge, acting static friction on the badge from ground will be in direction, will be in direction। अब हमें ये बताना है कि यहां जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, बताओ ये बैज रुका है, सवाल पढ़ लो, सवाल में कह रहे हैं बैज रुका है। अब कह रहे हैं अगर ये रुका तो यहाँ पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब बताओ जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा यहाँ पर बैज पर ग्राउंड से, वो लेफ्ट आया कि राइट आया, ये हमसे पूछा है। तो कितना बेसिक सवाल है, हमें केवल ये बताना है कि इस रफ ग्राउंड से इस बैज पर किधर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक क्यों लगेगा? क्योंकि सवाल में कह रहे हैं कि बैज स्लाइड नहीं कर रहा है। अच्छा एक बात हो, ये पर्सन किधर भाग रहा है? ऊपर की तरफ। और सवाल बड़ो, सवाल में कह रहे हैं पर्सन भी स्लाइड नहीं कर रहा है, और पर्सन अगर एक्सेलरेट करके ऊपर जा रहा है तो पर्सन के पैर पर फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? तो आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, इस पर्सन के पैर पर, इधर दिखा दे रहे हैं अलग, इधर देखिए, अगर ये पर्सन अप द इंक्लाइंड भाग रहा है तो इसके पैर पर भी फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड लग रहा होगा ऐसे। और अगर हम बैज से पूछें तो देखना बैज क्या कहेगा। बैज कह रहा है ये पर्सन मुझे ऐसे धक्का मार रहा था ऐसे। तो बताओ बैज पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ
ये है देखो वाई मैन ऑन बेंच, ये एक्शन, और ये वाला है वाई बेंच ऑन मैन रिएक्शन। क्लियर? तो बताओ ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा अगर ये पर्सन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो पर्सन के पैर पर फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लगेगा और वो भी स्टैटिक लगेगा। तो बैच पे लग रहा है देखो नीचे की तरफ। तो बताओ अगर हम इस बैच से पूछें तो ये कह रहा है देखो ये फोर्स लग रहा है सर ऐसे। बताओ इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। ध्यान समझिएगा। अगर इसका मास हम कुछ भी मान लें m, तो बताओ ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस एफ एस का इधर आएगा एफ एस कॉस थीटा, इधर आएगा एफ एस साइन थीटा। बोलो बेटा। और नीचे लग रहा होगा एम जी, तो जमीन से आ रहा होगा नॉर्मल। लेकिन बताओ ये जो एफ एस कॉस थीटा जिसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट, ये चाहता है कि ये बैच राइट भाग जाए। तो समझो जैसे जैसे ये पर्सन ऊपर चढ़ेगा इस बैच के स्लाइड करने की टेंडेंसी राइट होगी। बैच किधर जाना चाहता है? राइट। लेकिन बताओ यहां पे क्या है? रफ। अगर यहां पे रफ है तो ये कहेगा ग्राउंड से कि तुमने तो कहा था कि अनलिमिटेड फ्रिक्शन है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, मुझे जरूरत है स्लाइड करने की टेंडेंसी आ गई है, अपना वादा निभाइए, स्लाइड होने से बचाइए। तो बताओ इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर? राइट। तुरंत बताओ यहां ग्राउंड से इधर की तरफ लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन FS2। ये है वाई ग्राउंड ऑन बेंच, वाई ग्राउंड ऑन बेंच। तो बताओ आंसर क्या हो गया? इस पर जो फ्रिक्शन आया वो किधर की तरफ आया? तो आंसर है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आंसर है बेटा। लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आएगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। लोगों को ये डाउट रहता है कि ये चढ़ रहा है ऊपर तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। गलत। ये पर्सन एक्सेलरेट करके जा रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ये बताओ अगर ऊपर चढ़ रहा है तो उसके पैर पर फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, वो भी स्टैटिक, और इस पर लगेगा बैच पर डाउन द इंक्लाइंड। तो बताओ इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट ने चाहा ये बैच चला जाए राइट, तुरंत जमीन से फ्रिक्शन आ गया लेफ्ट, और इस FS2 ने इस FS cos थीटा को बैलेंस कर लिया ताकि ये जो बैच है ये बैच राइट जाने से बच जाए। ये एक्सेलरेशन बैच का 0 हो गया। अच्छा इस n ने क्या किया? इस n ने mg प्लस FS साइन थीटा को बैलेंस किया। इस नॉर्मल ने mg प्लस FS साइन थीटा को बैलेंस करा। राइट, नोट करिए। तो एकदम देखिए बेसिक सवाल था, हमसे वो यहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूछ ले, आप वही गलत कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन। सवाल में कह रहे हैं हमारे पास ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर एक रॉड है ऐसे। सवाल देखो बेटा ये बहुत आसान है, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस समझनी है। और ये रॉड यहां पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे रखा गया है। यहां देखो नीचे स्मूथ सरफेस है। नीचे कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस। ठीक है। अच्छा यहां पे रफनेस है, यहां पे रफनेस है, यहां पे ये रफ है। अच्छा अगर मैं यहां केवल ये बोल रहा हूं कि ये रफ है तो इसका क्या मतलब है कि यहां पे रफ फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब कितना ये नहीं कहा, इसका मतलब अनलिमिटेड है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। और हमने यहां पर एक रस्सी ऐसे बांध रखा है, ऐसे रस्सी। ठीक है,
चलिए सवाल लिखें, एज सोन इन फिगर, क्वेश्चन लिखिए, एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर, roughness between rod and plank, roughness between rod and plank is present, roughness between rod and plank is present, all other contacts are smooth, all other contacts are smooth, all other contacts are smooth, फुल स्टॉप वाले लिखिए, if contact force, ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, if contact force at point A, if contact force at point A is 20 Newton, if contact force at point A is 20 Newton and whole system is at rest, 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 then find tension in the string, then find tension in the string. हमें रस्सी में टेंशन बताने को कहा गया है कि इस रस्सी में कितना टेंशन होगा, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट बोला गया, कहा गया होल सिस्टम इज एट रेस्ट, होल सिस्टम इज एट रेस्ट, यही तो कहा गया, कह रहा पूरा सिस्टम रुका हुआ है, होल सिस्टम इज एट रेस्ट। अब देखना बेटा, अच्छा यहां देखो, यहां नॉर्मल ऐसे लगेगा, नॉर्मल हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगता है, ये वाला नॉर्मल वाई रॉड ऑन इंक्लाइंड, ये सरफेस ऑन इंक्लाइंड, और इधर बताओ नॉर्मल ऐसे आया होगा, ये आया होगा वाई इंक्लाइंड ऑन रॉड, वाई इंक्लाइंड ऑन रॉड, और ये नॉर्मल की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है सवाल में, 20 न्यूटन, ये सवाल में 20 न्यूटन कहा गया है, सवाल पढ़ लीजिए। अगर ऐसा है और कह रहे हैं यहां रफ है, यानी यहां जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना मिलेगा आपको, और बताओ सवाल में कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम रुका हुआ है, होल सिस्टम इज एट रेस्ट, यानी सिस्टम को रुकने के लिए रस्सी में कितना टेंशन चाहिए। तो चलो एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखना। हमने कहा कि पहले हम रॉड से पूछेंगे, देखना हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया किसका, रॉड का, तो बताओ हम फ्री बॉडी डायग्राम में उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स दिखाते हैं जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम रॉड से पूछेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ध्यान देना ये रॉड है, ऐसे यहां लग रहा है एक नॉर्मल ऐसे जो कि है 20 न्यूटन, ठीक है, और अच्छा इसका अपना mg ऐसे लग रहा होगा, रॉड का जो mg होगा। अच्छा इस नॉर्मल के अगर हम कंपोनेंट करें, ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा x कंपोनेंट, ये होगा y कंपोनेंट। बताओ ये x एंगल देखो बेटा, ये 30 है, इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल, और इस इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, ये 30 होगा। इधर आएगा 20 का साइन 30, ये होगा 20 का कॉस 30, ये होगा 20 का साइन 30, साइन 30 होता हाफ, तो ये आ गया 10 न्यूटन। ध्यान से देखिएगा, तो यहां देखो, यहां पर एक नॉर्मल ऐसे आया होगा एन, अगर वो एन है तो इसे हमने एन टेस या n2 बोल दे रहे, चलो n2, इसे हम n1 कह दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो जरा, जो n2 होगा ये n2 प्लस ny मिलकर के mg को बैलेंस करेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 10 न्यूटन है ये चाहता है रॉड इधर चला जाए। तो बताओ बेटा, अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो ये रॉड किधर स्लाइड कर जाता, राइट साइड। तुरंत इसने प्लैंक से कहा कि तुम तो कहते थे जितना चाहिए उतना मिलेगा, मुझे 10 न्यूटन की जरूरत है। तुरंत बताओ इस प्लेटफॉर्म ने इस रॉड को इधर की तरफ
स्टैटिक फ्रिक्शन दिया होगा कितना 10 न्यूटन। और ये रॉड राइट साइड, एरो देखो राइट बना रहा हूं मतलब टेंडेंसी जिधर है उधर एरो, और ये रॉड स्लाइड होने से बच गया, ये रॉड बच गया। तो इस NX को इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया। अच्छा इधर बाई डायरेक्शन में क्या हुआ होगा, बाई डायरेक्शन में NY प्लस N2 ने मिलकर के mg को रोका होगा, लेकिन हमें उस इक्वेशन की जरूरत है नहीं। चाहो तो हम यहां लिख दे रहे हैं साइड में, NY प्लस N2 मिलकर के mg को बैलेंस करेंगे, बट हमें इस इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं है। और Fs ने इस NX को बैलेंस किया और ये 10 न्यूटन आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखना ध्यान से, अब हमने प्लैंक से पूछा, पता है ये क्या कह रहा है प्लैंक। हम प्लैंक के पास गए, हमने प्लैंक का FBD बनाया, ध्यान से देखना ये प्लैंक है। कह रहा सर आजकल भलाई का जमाना नहीं है, ये रॉड हमसे रिक्वेस्ट किया कि बचा लो, तो हमने इसको दिया स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट, इसने मुझे दे दिया राइट रिएक्शन इधर की तरफ, इधर दिया स्टैटिक फ्रिक्शन कितना 10 न्यूटन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाई रॉड ऑन प्लैंक। तो पता ये क्या कह रहा है, कौन प्लैंक कह रहा मैंने इसको स्लाइड होने से बचाया, इसने मेरे ही स्लाइड होने का इंतजाम कर दिया। तो बताओ इसमें टेंडेंसी आ गई किधर की तरफ राइट, इसने देखा नीचे, कह रहा फ्रिक्शन हो तो बचा लो, नीचे से आवाज आई सॉरी स्मूथ सरफेस है, हम आपको स्लाइड होने से नहीं बचा पाएंगे। तो बताओ नीचे वाली सरफेस ने मना कर दिया, हम नहीं रोक पाएंगे। तो इसने देखा किसकी तरफ, रस्सी की तरफ, कि यहां रस्सी बंधी हुई थी, देखो ये रस्सी यहां बंधी हुई है। तो ये अब बोला रस्सी से कि तुम टेंशन ले लो और मुझे स्लाइड होने से बचा लो। तुरंत इधर की तरफ आया टेंशन, और इस टेंशन ने इस एफएस को कर लिया बैलेंस, ताकि ये प्लेटफॉर्म राइट जाने से बच जाए। कैसे पता चला कि रोकना है, क्योंकि होल सिस्टम इज एट रेस्ट। तो बताओ ये राइट जाने से कब बचा, जब इस रस्सी में यहां टेंशन आ गया और उस टेंशन ने इस एफएस को क्या कर लिया बैलेंस। तो हम बोलेंगे टेंशन ने एफएस यानी 10 न्यूटन को बैलेंस करा। ये हमारा आंसर आ गया, नोट करो बेटा, नोट करिए। राइट अब करा जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहें अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है, देखो यहां पर ये एक ब्लॉक है, यहां पे नीचे रफ है, अगर मैं म्यू नहीं दे रहा हूं मतलब अनलिमिटेड फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की अनलिमिट ही नहीं, जितना चाहिए उतना मिलेगा। और यहां पर एक स्फेरिकल बॉडी, यहां दूसरी तरफ भी एक ब्लॉक है ऐसे, और यहां पे भी अनलिमिटेड फ्रिक्शन है, रफ सरफेस, ठीक है। इसका मास है m मास, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r है, ये रेडियस r है, और ये जो डिस्टेंस है ये दी गई है √2r। कितना दिया गया, √2r, ठीक है। और ये स्फीयर
इन दो ब्लॉक के बीच में ऐसे रखा हुआ है और पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, होल सिस्टम इज एट रेस्ट, होल सिस्टम इज एट रेस्ट, पूरा सिस्टम यहां पर रुका हुआ है, ये हमको गिवन है कि होल सिस्टम इज एट रेस्ट। सवाल लिखें, फाइंड acting friction between block and horizontal surface, find acting friction between block and horizontal surface, चाहे यहां चाहे यहां, find acting friction between block and horizontal surface if whole system is at rest, if whole system is at rest, find acting friction between block and horizontal surface if whole system is at rest। कह रहा पूरा सिस्टम अगर रेस्ट पर है तो बताओ जरा कि इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, चाहे यहां बता दो चाहे वहां बता दो। अच्छा, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है, देखना, हम जैसे ही इसको यहां रखे, अगर यहां स्मूथ होता, कैसा होता, स्मूथ होता, तो देखना स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होती है, अगर यहां स्मूथ होता, जैसे से रखते ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता और ये गिर जाता, तो बताओ इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर होगी, तुरंत यहां आया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर होगी, इधर आया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो भाई, चलो करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर ये आर और ये √2r, तो जरा बताना ध्यान से, ये एंगल कितना, देखो ये r² प्लस r² बराबर √2r का स्क्वायर, समझ रहे हैं कुछ, मतलब ये 90 डिग्री हो गया एंगल। बताओ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, तो क्या ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? यस। अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, क्यों? क्योंकि ये r और r साइड बराबर, तो आइसोसेलेस है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। तो अगर ये 90, तो ये दोनों मिलकर के भी 180 होना चाहिए, तो ये 90, तो ये देखो 45 और ये एंगल भी 45, टोटल एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये 90, ये दोनों 45। क्लियर है? अब देखो बेटा, यहां जो नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल हमेशा इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कॉमन सरफेस टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रेडियल लाइन के लॉन्ग होगा, ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल, और ये सेंटर से पास कर रहा होगा। अच्छा बताओ, इधर नॉर्मल और यहां नॉर्मल बराबर होगा कि अलग अलग होगा? तो आप कहना सर बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मामला सिमेट्री है, दोनों तरफ एंगल बराबर है, तो इस स्फीयर का दोनों पे लोड बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आओ यहां देखो, ये है कॉमन सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल। अच्छा जवाब दो, ये वाला नॉर्मल किस पर है? ये वाई स्फीयर ऑन ब्लॉक, ये वाई ब्लॉक ऑन स्फीयर, ये वाई स्फीयर ऑन ब्लॉक, ये वाई ब्लॉक ऑन स्फीयर। तो हम पहले एक काम करें, हमने इस स्फीयर से कहा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर, बताओ पूरा सिस्टम रुका हुआ है रेस्ट पे, होल सिस्टम इज एट रेस्ट बोला गया है क्वेश्चन में। हमने स्फीयर से कहा कि भाई आप बताओ हवा में कैसे रुके हुए हो, आप कैसे रेस्ट में, आप हवा में लटके हुए हैं, क्या वजह है, आपको किसने रोका? तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा मेरा mg नीचे ऐसे, कह रहा सर यहां से एक नॉर्मल ऐसे, कह रहा इधर से एक नॉर्मल ऐसे। हमने कहा कितने एंगल पे नॉर्मल, तो कह रहा इधर इधर कंपोनेंट आएंगे और ये एंगल सर 45 है, देख लो सवाल, ये 45 भी तो है, तो बताओ इसका भी कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल 45 दिया है सवाल में। तो बताओ इस n का इधर n cos 45 n/√2, n sin 45 n/√2, इस n का इधर n/√2 और इधर n/√2, और ये हवा में रुका हुआ है, तो ये कह रहा मेरा एक्सेलरेशन 0। तो बताओ इस n/√2 ने तो इस n/√2 को कैंसिल कर दिया, यानी इनके नॉर्मल के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आपस में लड़ गए, आपस में कैंसिल हो गए, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आए
इन दोनों ने मिलकर के mg को रोका ताकि ये ब्लॉक स्फीयर नीचे ना जाने पाए। तो हम इक्वेशन लिखेंगे n/√2 n/√2 यानी 2n/√2 ने मिलकर के इस स्फीयर के mg को बैलेंस किया। तो बताओ बेटे √2n बराबर mg, n बराबर mg/√2, ये होगा n आ गया mg/√2, ये आई बेटा n की वैल्यू। और अगर n आ गया mg/√2 तो अब हम इस ब्लॉक से बात करने जा रहे हैं कि आप क्यों रुके हैं। हमें यहां का फ्रिक्शन निकालना है कि इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम देखो ब्लॉक के पास गए, इस ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ध्यान से देखना, FVD ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक भी रुका है। ये पता क्या कह रहा है, कह रहा देखो सर ये थी हमारी इसकी कॉमन सरफेस, ऐसे मेरे ऊपर ऐसे लग रहा था एक नॉर्मल, और वो है n, और n की वैल्यू अभी भी निकल के आई है। बताओ इस n का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, ये एंगल 45 था, तो ये देखो n/√2 और एक नीचे आएगा n/√2। इस n/√2 ने इसके mg के साथ ऐड हो गया, तो जमीन से जो नॉर्मल आएगा n डैश, ये n डैश इस mg और इस n/√2 को क्या करेगा, बैलेंस। तो चाहो तो हम लिख दें ग्राउंड से जो नॉर्मल आया n डैश, उसने इस कैपिटल mg प्लस n/√2 को बैलेंस किया। लेकिन बताओ ये n/√2 क्या चाहता है, ये चाहता है ये ब्लॉक इधर चला जाए। तो बताओ इस ब्लॉक में स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर आ गई, लेफ्ट। इसने तुरंत ग्राउंड से कहा कि तुम तो कहते थे जितना चाहिए उतना फ्रिक्शन मिलेगा, अनलिमिटेड है, मुझे जरूरत है स्लाइड होने से बचा लो। तुरंत बताओ ग्राउंड कहेगा चिंता मत करो, मैंने वादा किया है निभाएंगे, आप इधर स्लाइड करने की टेंडेंसी है, मैं इधर की तरफ आपको दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन देखो मैक्स भी नहीं लगेगा, ओनली एफएस। क्यों, मैक्स की तो लिमिट ही नहीं है, कह रहे जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो बताओ ये एफएस इस n/√2 को क्या कर लेगा, बैलेंस, ताकि स्फीयर लेफ्ट, एरो देखो लेफ्ट जाने से बच जाए, A0। और मैं बोलूंगा इस एफएस ने इस n/√2 को बैलेंस कर लिया। तो बताओ फ्रिक्शन आ गया एफएस बराबर n/√2, और n की वैल्यू अभी भी आई है mg/√2। तो ये देखो mg/√2 अपॉन √2, तो आंसर देखो एफएस आ गया बेटा mg/2, ये आ गया आंसर फ्रिक्शन। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ लग रहा होगा इधर, और वो एफएस लग रहा होगा mg/2, और इस पर देखो बेटा इधर लग रहा होगा एफएस, क्योंकि इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर आएगी, ये एफएस mg/2, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ये हो जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया बेटा, चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहे हैं ये एक प्लेटफॉर्म है, नीचे स्मूथ सरफेस है, प्लेटफॉर्म का मास 3 kg है। ध्यान से देखना, हमने इस प्लेटफॉर्म पर एक ब्लॉक को इस पर ऐसे फेंका है और यहां रफ सरफेस है, प्लेटफॉर्म और ब्लॉक के बीच में रफ है, और यहां जो म्यू है वो म्यू है 0.2, और हमने एक 2 kg के ब्लॉक को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। कितनी स्पीड से फेंक दिया? और ये स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। किसको? ब्लॉक को। किसके ऊपर? प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, सवाल लिखें, सवाल लिखें। ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन लिखें, ऑन द बोर्ड ऑफ मास 3 kg, on the board of mass 3 kg, lying in state of rest, lying in state of rest on smooth horizontal surface, on smooth horizontal surface, on smooth horizontal surface, कॉमा करके लिखिए, a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg is projected horizontally with a velocity of 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second. ओके, आगे लिखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन after some time, due to friction after some time, they will start combined motion. After some time they will start combined motion. Okay, find combined velocity of blocks, find combined velocity of blocks. आपको इनकी कंबाइंड वेलोसिटी बतानी है, राइट। सवाल एकदम क्लियर है, ध्यान दीजिए। यार ये रेस्ट पे था, जमीन पे स्मूथ सरफेस, हमने उसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे फेंक दिया, जैसे ही बताओ ये रफ्तार में है, मोमेंटम में है, वेलोसिटी में है, ये जैसे ही इसके ऊपर गिरा तो रफ्तार की वजह से आगे रगड़ के आगे बढ़ेगा। और बताओ जैसे ही रगड़ के आगे बढ़ेगा तुरंत इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? बताओ, स्टैटिक की काइनेटिक? तो आपका जवाब होगा सर काइनेटिक, क्योंकि ये वास्तव में मोशन में है, वेलोसिटी में है, और ये वेलोसिटी में है नहीं, इसकी वेलोसिटी देखो 0 है। सुनो, शुरुआत में देखो ये रुका था, रेस्ट था इनिशियल, ठीक, इनिशियली ये रेस्ट और ये रफ्तार में है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव मोशन होगा। तो जैसे ही वेलोसिटी से रगड़ेगा तुरंत इस पर एफ के लगा पीछे, ये एफ के किसने दिया? वाई 3 kg ऑन 2 kg, और इस 3 kg पर लगा इधर एफ के, और ये है वाई 2 kg ऑन 3 kg। बहुत बढ़िया, समझ लो। अच्छा, यहां एफ के की वैल्यू होगी क्या? एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू नॉर्मल। तो यहां का म्यू के, म्यू एस सब एक ही है, म्यू 0.2। यहां का नॉर्मल बताओ, 2G 3G की 5G? यहां का नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल चाहिए हमको, ये वाला नॉर्मल, जहां का रफनेस वहीं का नॉर्मल। बताओ बेटा, ये जो नॉर्मल होगा क्या वो 2G होगा? यस, तो आप कहेंगे सर ये 2G। ये देखो बेटा 4 न्यूटन आ गया, ये आ गया एफ के 4 न्यूटन। और अगर एफ के आ गया 4 न्यूटन, ध्यान से देखिएगा, और अगर ये एफ के 4 न्यूटन आ गया, तो अब बताओ, हम एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। हमने 2 kg का एफबीडी बनाया, 2 kg, इस पर बेटा एफ के लग रहा है इधर, और बताओ वो 4 न्यूटन है, और कोई फोर्स इस पर है नहीं, इस पर और कोई फोर्स तो है नहीं। तो फोर्स अगर 4 न्यूटन है, मास 2 kg है,
तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट होगा कितना, फोर्स अपॉन मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन A1। अच्छा इसके पास वेलोसिटी किधर है, राइट, कितनी वेलोसिटी है इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ बेटा टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन लेफ्ट आया, तो ये रिटार्डेशन, इसकी वेलोसिटी घटेगी। टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर u माइनस A1t। तो ये बताओ v बराबर u10 2 और t, फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने 3 kg से पूछा, प्लेटफॉर्म से पूछा, देखना ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर मेरे ऊपर इधर लग रहा काइनेटिक फ्रिक्शन F के जो कि 4 न्यूटन है, और जमीन से कोई फोर्स है नहीं क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो बताओ बेटा इस पर नेट फोर्स राइट, तो ये बोला मैं तो चलूंगा राइट, कितने से, A2 से। बताओ A2 क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, तो ये आया देखो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4/3। तो बताओ अब हम बात करें इसकी वेलोसिटी, देखो इनिशियल कितनी थी 0, ये रुका था, तो ये बताओ इसके लिए एक्सेलरेशन ये धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएगा, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई u प्लस AT, और a है A2, u था 0। तो बताओ ये देखो 4/3 इंटू टी, इसकी टी टाइम के बाद सेकंड इक्वेशन। अगर कंबाइंड मोशन होना है तो इसे हम v1 कहते हैं, इसे v2। फॉर कंबाइंड मोशन कह रहे हैं कुछ देर के बाद कंबाइंड मोशन स्टार्ट हो गया, तो बताओ अगर कंबाइंड मोशन होना है तो कंबाइंड मोशन का मतलब होता है दोनों की वेलोसिटी बराबर। तो बताओ v1 शुड बी इक्वल टू v2, तो ये बताओ 10 माइनस 2t विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू टी। इधर ले जाओ तो 10 बराबर 10t/3, देख लो 10 से 10 कट गया तो टाइम आ गया 3 सेकेंड, यानी कंबाइंड मोशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड के बाद। कंबाइंड मोशन कितने टाइम के बाद, 3 सेकंड के बाद। अगर कहें वो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, चाहे v1 निकाल लो चाहे v2 निकाल लो, एक ही बात है, कॉमन वेलोसिटी। तो यहां रख दो t की जगह 3 4, चाहे यहां रख दो t की जगह 3 4, तो वो कॉमन वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 3 सेकंड तक होता रहा, 3 सेकंड के बाद मोशन कंबाइंड हो जाएगा और वो कॉमन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो सुनो काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या किया, जो फास्ट था जिसके बाद 10 मीटर पर सेकंड थी, इसके बाद 0 थी, जो फास्ट था उससे काम तुम्हें रिटार्ड करेंगे, तुम्हें स्लो करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पीड कम करेंगे। और जो चल ही नहीं रहा था, रुका हुआ था, जो रेस्ट पे था, उससे कहा हम तुमको दौड़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे और तुम्हारी स्पीड बढ़ाएंगे, और एक समय ऐसा लाके खड़ा कर देंगे कि तुम्हारी स्पीड बढ़ते बढ़ते और इसकी स्पीड घटते घटते बराबर हो जाए। और जैसी बराबर होगी तो हम देखेंगे ये प्लेटफॉर्म, ये ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg एक साथ कॉमन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, दोनों की वेलोसिटी बराबर, और ऐसा होने में टाइम लग गया कितना, 3 सेकंड। और अब हम कहेंगे यहां जो फ्रिक्शन था अब वो फ्रिक्शन लगना बंद। क्यों बंद, क्या यहां फ्रिक्शन है, नहीं फ्रिक्शन है, कितना 4 न्यूटन है, लगेगा 0। क्यों, अब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड कॉमन हो गई, तो इनके बीच में स्लाइड होने की टेंडेंसी खत्म हो गई। अब दोनों बताओ ऑलरेडी अगर कंबाइंड मोशन करने लगे तो फ्रिक्शन कहेगा मेरी जरूरत नहीं है, और हम यहां लिख देंगे कि फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, सीज कर गया, फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। क्या फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट बिकॉज नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि वहां स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, बिकॉज नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। नोट करो बेटा।
नोट करिए जल्दी से, और एक सवाल और करते हैं। अब कर दिया जाए बेटा। चलिए देखिए भाई, एक सवाल करा जाए। हमारे पास एक कार्ट है, सवाल समझो। ये कार्ट है और यहां पे एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। ये कार्ट का मास है कैपिटल एम, और यहां पे रफनेस है म्यू। कितना रफनेस है? म्यू। कार्ट और ब्लॉक के बीच में रफनेस है म्यू, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये कार्ट एक्सेलरेट ना करता, मान लो एक्सेलरेट ना करता, तो यहाँ नॉर्मल क्या होता है इनके बीच में? 0। ये बताओ, ब्लॉक इस कार्ट को केवल टच करता, नीचे लग रहा होता mg और ये गिर जाता। हमसे कह रहे हैं इस कार्ट को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें ताकि ये ब्लॉक नीचे गिरने से बच जाए, नीचे गिरने से बच जाए। सवाल लिखें, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, what is the minimum acceleration of the cart, what is the minimum acceleration of the cart so that block of mass small m, so that block of mass small m does not fall vertically downward, does not fall vertically downward, does not fall vertically downward। अच्छा एक बात बताओ, हम यहां से देखेंगे, कहां से? ग्राउंड से, और एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा करते हैं कार्ट पे। इससे पूछो ये क्या कहेगा? ये कहेगा m इज मूविंग राइट विद एक्सेलरेशन a, विद एक्सेलरेशन a। अच्छा, इससे पूछो ये क्या कहेगा? ये कहेगा ये ब्लॉक हमें तो रुका नजर आ रहा है, ये कहेगा m इज एट रेस्ट, यानी इसको बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन रिलेटिव में 0 नजर आएगा। बात सही है। ये देख रहा है कार्ट पे खड़े होके, तो ये देखेगा ब्लॉक जहां है वहीं है, तो ये कहेगा ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन ये कहेगा ये ब्लॉक और कार्ट दोनों आगे बढ़ रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से? ए से। आप बताओ प्रॉब्लम कहां से करना चाहते हैं, अर्थ से कि कार्ट से? तो लोग कह रहे हैं सर कार्ट से करो, स्यूडो की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। तो देखना ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम मास विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। बताओ हमारा ऑब्जर्वर यहां खड़ा है कार्ट पे, जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर का फ्रेम इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? तो आपने कहा सर नॉन इनर्शियल। मैंने सिखाया था नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब भी प्रॉब्लम करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में रियल फोर्स के साथ साथ स्यूडो भी दिखाएंगे। तो ये देखो जरा, एम मास का ब्लॉक ऐसे था, नीचे mg, स्यूडो बताओ किधर लगेगा? मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो ये कह रहा है ये कार्ट जा रहा राइट, स्यूडो लगेगा लेफ्ट, ऐसे मास बॉडी एक्सेलरेशन फ्रेम स्यूडो। तो जैसे ये स्यूडो आया तो इस ब्लॉक ने इस एम को ऐसे धक्का मारा, तुरंत बताओ इधर की तरफ आया नॉर्मल, और जैसे ही यहां पे नॉर्मल आ गया तो तुरंत नॉर्मल इनटू रफनेस मिलके बन गया एफ एस मैक्स,
और उस एफ एस मैक्स ने ऊपर की तरफ लग करके इस एम जी को बैलेंस कर लिया और ये ब्लॉक नीचे जाने से बच गया, रिलेटिव में रेस्ट नजर आ रहा है। तो क्या बोलोगे इक्वेशन? कहोगे नॉर्मल ने स्यूडो नामक फोर्स को बैलेंस किया एन बराबर है में, और एफ एस मैक्स ने एमजी को बैलेंस किया। एफ एस मैक्स ने एमजी को बैलेंस किया। एफ एस मैक्स क्या होता? म्यू इंटू नॉर्मल बराबर एम जी। तो बताओ नॉर्मल यहाँ का नॉर्मल एम ए के बराबर है, तो म्यू इंटू एम ए बराबर एम जी। एम ने एम को काट दिया, ए बराबर बताओ कितना होगा? जी बाई म्यू। ए बराबर हो गया जी बाई म्यू। नोट कर लीजिए। राइट, नोट करो बेटा। एक क्लास में फ्रिक्शन में और लूंगा जिसमें कुछ सवाल और डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग एक क्लास के बाद वर्क पावर एनर्जी में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट करिए। आज के लिए बेटा इतना ही।